हेलो दोस्तों। आज हम फिर से उपस्थित हैं एक नई क्लास के साथ। नागरिक शास्त्र कक्षा 7 पाठ 1। पाठ का नाम है हमारा संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था? आज़ादी से पूर्व भारत में किसका राज्य था? अंग्रेजों का। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और उन्हें कैसे लागू करेंगे। यहाँ का शासन उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। उसी समय से भारतीय सोच रहे थे यह बात ठीक नहीं है, किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून और नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया और भारत के लोगों को स्वयं अपने कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक मिल सके इसलिए। तो आइए जानते हैं कैसे बना हमारा संविधान। आप ये चित्र देख सकते हैं, इसमें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी संविधान पर अपना हस्ताक्षर कर रहे हैं। इतने बड़े देश के लिए ये बात सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नहीं सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं यानी सभी लोगों का हाथ हो। इस काम को करने के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे वे थे जैसे सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, एच वी कामत। इस सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी जिसने संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू होने के बाद ही अपने देश में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन शुरू हुआ, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऊपर आप ये चित्र देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। वे मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है, इसलिए उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की, जिसके फलस्वरूप विधानमंडलों में दलितों के स्थान आरक्षित कर दिए गए। आपने शायद कभी किसी को यह कहते हुए सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती है। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। संविधान में यह भी लिखा है यदि कोई भी गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। आइए जानते हैं हमारा संविधान के बारे में। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां सर्वप्रथम थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। आइए जानें कि हमारे संविधान में है क्या। सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। अपने संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना में दिए गए उद्देश्यों पर विचार करें जो कि निम्नवत है। प्रभुत्व संपन्न राज्य, अर्थात भारत की सरकार आंतरिक एवं बाहरी मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण एवं कार्य करने को पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा गया है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका अर्थ है कि भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहते हैं। पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ होता है कि राज्य किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता, वरन सभी धर्मों के साथ समान आदर करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, भारत की सरकार जनता के लिए तथा जनता द्वारा चुनी जाती है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। मानवाधिकार क्या होता है आइए जानते हैं। मानवाधिकार जन्म से ही प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन भर साथ रहते हैं, चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक, आर्थिक स्तर, जाति व धर्म से संबंध रखता हो। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। पूरा विश्व 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ये क्या होते हैं आइए जानते हैं। अपने गाँव, शहर, टोले मोहल्ले में हम सभी छोटे बड़ों से अपनी बातें कहते रहते हैं। ऐसे ही देश प्रेम में कहीं भी आते जाते रहते हैं। इन सब के लिए कोई रोका टोकी नहीं होती। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें मानव अधिकार कहते हैं। इनमें से 6 अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए हैं जो कि निम्नवत हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, अर्थात इसके अंतर्गत संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। छुआछूत, अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार।
इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। देश के नागरिकों को समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी है। भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छानुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के नागरिक को भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। भारत का कोई भी नागरिक हो अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार कर सकता है। दोष सिद्धि से संरक्षण, जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता और एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता, अर्थात भारत में रह रहे सभी लोगों को जीने का अधिकार है। कोई भी उसकी जान नहीं ले सकता। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। कोई व्यक्ति जब कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है, पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे जेल की सजा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। अगला है शिक्षा का अधिकार। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी RT 2009 पारित किया गया है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही अब देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति एक काम को छोड़कर दूसरा काम करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। साथ ही बिगाड़ लेने पर रोक है। किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी, नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। बंधुआ मजदूरी की प्रथा में मजदूर के इस मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्योंकि इससे मजबूर होकर एक ही जमींदार या ठेकेदार के पास काम करना पड़ता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ा एक मुद्दा। नन्हा रामू। राम कुमार के पास छपाई के लिए एक प्रेस था। प्रेस में कागज काटने वाली मशीनें थीं। उसने प्रेस में 14 साल के एक बच्चे रामू को हेल्पर की नौकरी पर रखा था। एक दिन राम कुमार ने कहा कि रात में प्रेस बंद होने पर कागज काटने वाली मशीन की सफाई कर देना। रामू जब रात में मशीन की सफाई कर रहा था तो धार वाली छुरी अचानक गिर पड़ी और रामू की उंगलियां कट गई। रामू के चिल्लाने पर पड़ोसी कारखानों के लोगों ने रामू को अस्पताल पहुंचाया और इलाज कराकर उसकी जान बचाई। वहीं किसी व्यक्ति ने प्रेस के मालिक रामकुमार की शिकायत अपने क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी यानी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर से कर दी, जहां उसे बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं नियंत्रण अधिनियम 1986 के तहत बाल श्रम कराने के अपराध में जेल की सजा हो गई। तो क्या जानते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है। कानून की मनाही के बावजूद बच्चों से काम करवाने वाले व्यक्ति को 3 महीने तक या 1 साल तक की कैद हो सकती है। उसे 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। बाल मजदूरी के खिलाफ शिकायत अपने क्षेत्र के थाना या श्रम परिवर्तन अधिकारी या मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी की जा सकती है। सरकार द्वारा बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन, किताबें, बैग और ड्रेस के साथ निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति दी जा रही है। अतः माता पिता का यह दायित्व है कि अपने बच्चों को श्रम न कराकर उन्हें स्कूल भेजें। चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी भारत में सभी को अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है। किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने रीति रिवाजों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता। सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कराने की स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि हम सभी होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी जैसे त्योहारों को कितने आनंद के साथ मनाते हैं। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में हैं उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें अपने समाज में शैक्षिक संस्थाएं खोलने और अपनी भाषा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है। अगला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका अर्थ है कहीं पर यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा किया जा सकता है। लोकहित का मुकदमा क्या होता है, आइए जानते हैं। जिनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति लोकहित में मुकदमा कर सकता है। संविधान में जहां नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं वहीं देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आपातकाल की व्यवस्था भी की गई है। देश में बाह्य आक्रमण, युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति में नागरिकों के कुछ मूल अधिकार स्थगित भी किए जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आइए जानते हैं इसके बारे में। संविधान में सरकार को नीतियां बनाने के लिए कुछ निर्देश भी दिए हैं जिन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु इसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। कुछ नीति निर्देशक तत्व निम्नवत दिए गए हैं। सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि जिससे सभी को काम करने का अधिकार मिले, काम के लिए अच्छा स्वास्थ्य एवं स्वस्थ वातावरण मिले, आराम एवं सम्मान से रहने लायक वेतन और उद्योगों के संचालन में मजदूरों की भी भागीदारी हो, बच्चों को अपने विकास के लिए स्वतंत्र और सम्मान भरा वातावरण मिले, नीतियां ऐसी हों जिससे समान काम के लिए समान मजदूरी मिले, स्त्री एवं पुरुषों के वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, ऐसी नीतियां न बनाई जाए जिससे कुछ लोगों के पास अधिक धन हो जाए और अन्य लोग निर्धन बने रहें। सभी पुरुष और स्त्रियों को पर्याप्त रोजगार दिलाने की नीति बनाई जाए। किसी को भी
ऐसा काम करने पर मजबूर न होना पड़े जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जिससे गरीबों को न्याय प्राप्त हो सके, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना और रक्षा का प्रयास करना। राज्य को निर्देशित किया गया कि वह कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखे, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा हेतु प्रयास करें। हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं और आइए जानते हैं उनके बारे में। अभी तक आपने अपने मौलिक अधिकारों को जाना, परंतु हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। इन मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए और उनका पालन करे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, भारतीय संस्कृति के गौरव को समझे और उसका सम्मान करे, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों को या अपने पाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल अधिकार एवं कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं। हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। इसमें कुछ वैकल्पिक प्रश्न हैं, जैसे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 6। कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ सबसे ऊपर दिया था, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आप देख सकते हैं ऊपर दिया है। संविधान लिखने का काम किया था प्रारूप समिति ने और उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला रिक्त स्थान का प्रश्न है, संविधान सभा के द्वारा भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के हनन पर भारतीय नागरिक उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इस तरह पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं फिर से आपको ऐसी किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।